हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रसूति विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण बुक है। इसके अंतर्गत हम आयुर्वेद नर्सिंग के सिलेबस के अंतर्गत गर्भावस्था प्रकरण को जान रहे थे। गर्भावस्था प्रकरण में हम गर्भिणी के जो लक्षण हैं, जो 2 प्रकार के बताए हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही जो त्रैमासिक लक्षण हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम लास्ट लेक्चर में पुंसवन क्रम या पुंसवन संस्कार विधि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, जो आप लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज का जो अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है गर्भ का मासानुमासिक विकास, यानी मंथली डेवलपमेंट ऑफ फेटस, यानी मंथली डेवलपमेंट ऑफ फेटस। तो मंथ वाइज हम जानेंगे कि गर्भ का जो विकास रहता है वो किस प्रकार से होता है। तो बताया गया है कि सबसे पहले जब निषेचन के पश्चात शुक्र एंड शोणित जब मिलते हैं तो गर्भ में वृद्धि व विकास होने लगता है। इसके साथ ही 5 महाभूत हैं जो शुक्र व शोणित में स्वयं उपस्थित रहते हैं। इन्हीं के साथ ही जीवात्मा का जो संयोग होता है, इन सभी को ही गर्भ बताया है। यानी कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। कुक्षिगते यानी गर्भाशय। तो गर्भाशय में शुक्र शोणित तथा जीव के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, ये दिया हुआ है। तो अब हम जानेंगे जो गर्भ का स्वरूप है या गर्भ का जो विकास है वो मंथ वाइज। तो सबसे पहले हम प्रथम मास के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि फर्स्ट मंथ में गर्भ का जो स्वरूप है कैसा रहता है। तो हम इनको प्रथम त्रैमासिक करके भी बांट सकते हैं, यानी कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है उसके आधार पे, एंड मंथ वाइज भी हम इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम मास के बारे में लिखेंगे। तो प्रथम मास में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि तत्तर प्रथमेस्य मासी कललम जायते, यानी आचार्य सुश्रुत अनुसार तत्तर प्रथमे मासी कल्लम जायते, मतलब प्रथम मास में जो गर्भ का स्वरूप रहता है वो कलल जैसा रहता है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये कलल जैसा रहता है। कलल का मतलब है एक गोला जैसा रहना। इसी के साथ ही आचार्य चरक ने इसे 5 महाभूतों से मिला हुआ खेट भूत या श्लेष्मा के सदस्य बताया है। यानी जो आचार्य चरक हैं, इन्होंने इसे खेट भूत या श्लेष्मा सदस्य बताया है। साथ ही इसको अव्यक्त शरीर बताया है, यानी जो नहीं दिखने वाला शरीर बताया है। एंड ये 5 महाभूतों से मिला हुआ होता है। अव्यक्त शरीर का मीनिंग होता है कि इसमें सभी इंद्रियां रहती हैं, लेकिन ये इंद्रियां हैं वो नेत्र इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी आँख से हम उनको देख नहीं सकते। जिस प्रकार एक वृक्ष का एक बीज होता है, तो वो शुरू में जब बीज पृथ्वी में गाड़ते हैं तो उसकी शाखाओं से युक्त वृक्ष बनने का वो सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार से गर्भ है वो प्रथम मास में उसकी उत्पत्ति बताई है। इसी के साथ आधुनिक मत के अनुसार जो प्रथम मास में गर्भ है उसकी लंबाई 4 mm बाहर रहता है,
125 ग्राम से 1.50 ग्राम। एंड स्वरूप रहता है, गर्भ है उसमें हृदय स्थल पर अत्यधिक सूक्ष्म स्पंदन सुनाई देता है, यानी कि हृदय स्पंदन रहता है। साथ ही पेशियां विकसित रहती हैं, नेत्र पुटिका है उनका दिखाई पड़ना एंड पेशियों का विकसित होना। तो ये आप प्रथम मास में लिख सकते हैं। आचार्य सुश्रुत का श्लोक लिख सकते हैं। साथ ही आचार्य सुश्रुत अनुसार कलल या गोला स्वरूप एंड आचार्य चरक अनुसार खेटभूत या श्लेष्मा के सदृश अव्यक्त शरीर, गर्भ की लंबाई, भार एंड स्वरूप आप ये लिख सकते हैं। इसी के साथ ही आचार्य हारित हैं, उन्हें प्रथम मास में अलग अलग बताया है। यदि फर्स्ट दिन है, ये कलल स्वरूप बताया है हारित ने। साथ ही 10वें दिन बताया है बुद्बुद स्वरूप एंड 15वें दिन बताया है घन स्वरूप। 20वें दिन पिंड स्वरूप। 25वें दिन बताया है पंच महाभूतात्मक स्वरूप। एंड एक मास में पंच तत्व से परिपूर्ण बताया है। तो ये बताया गया है आचार्य हारित के द्वारा। तो आप आचार्य चरक एंड सुश्रुत के द्वारा एग्जाम में लिख सकते हैं प्रथम मास का। अभी हम जानेंगे द्वितीय मास। तो द्वितीय मास में जो गर्भ का स्वरूप रहता है ये घन रूप में हो जाता है, यानी कलल रूप से इसका स्वरूप है वो घन रूप में पहुंच जाता है। इसमें स्थित पंच महाभूत, साथ ही जो दोष रहते हैं वात पित्त कफ, ये परिपक्व होकर एक ठोस आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि ये पिंड ठोस आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठोस आकार है उनको 3 भागों में बांटा है, पिंड, पेशी एंड अर्बुद। तो ये 3 टाइप से के समान दिखता है, तो ये स्वरूप में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही द्वितीय मास में बताया है कि यदि द्वितीय मास में जो पंच महाभूत परिपक्व गर्भ रहता है उसका आकार ठोस गोलाकार पिंड जैसा दिखाई दे तो पुरुष की उत्पत्ति होती है, यानी मेल शिशु का जन्म होता है। यदि गर्भ का आकार पेशी या लंबाकार दिखाई दे, जो दिखाया गया है, तो उसका परिणाम फीमेल यानी शिशु उत्पन्न होता है। एंड यदि आकार अर्बुद या गांठ जैसा हो तो उसका परिणाम है कि नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है, जिसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये द्वितीय मास है। द्वितीय मास में जो पिंड का स्वरूप है, यानी जो ठोस का आकार है, उसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि जो लिंग है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये द्वितीय मास के बारे में जाना। द्वितीय मास में इसमें जो आधुनिक मत के अनुसार जो लंबाई एंड भार है वो जानेंगे अभी हम। इसका श्लोक भी दिया हुआ है। श्लोक में बताया है कि आचार्य सुश्रुत ने बताया यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी एंड नपुंसक चेत अर्बुद मिति। तो ये आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट किया है श्लोक के माध्यम से, जो हम द्वितीय मास में गर्भ के स्वरूप में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही द्वितीय मास में जो गर्भ का स्वरूप दिया हुआ है, यानी पंच महाभूतों से परिपक्व ठोस आकार ग्रहण कर लेता है,
पिंड पेशी अर्बुद आपने बता दिया। मेल फीमेल एंड नपुंसक, इसकी लंबाई रहती है वो 25 mm गर्भ की लंबाई रहती है। भार रहता है 4 से 20 ग्राम तक। इसी के साथ में ही ये भ्रूण जैसा दिखाई पड़ता है। नाक कान आँख की आकृति स्पष्ट हो जाती है इसमें। एंड शाखाओं व अंगुलियों का बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी आप लिख सकते हो नाक कान आँख की जो आकृति है ये स्पष्ट हो जाती है इसमें। और गर्भ की शरीर की जो वक्रता रहती है वो भी कुछ कम हो जाती है, यानी कि वक्रता है ये भी कम हो जाती है। तो ये था द्वितीय मास के गर्भ के जो स्वरूप हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आप स्वरूप में घन जैसा लिख सकते हैं, ठोस आकार ग्रहण कर लेता है। नाक कान आँख है, इनकी आकृति स्पष्ट होती है। शाखा व अंगुलियां बननी इसमें प्रारंभ हो जाती है। अभी हम जानेंगे तृतीय मास। तो तृतीय मास में तो दिया हुआ है तृतीय मास में जो गर्भ का स्वरूप है ये पंचपिंडिका जैसा रहता है। यानी इंद्रियों व अंग अवयवों की उत्पत्ति हो जाती है इसमें। इसके साथ ही इसमें 2 हाथ 2 पैर एंड 1 सिर, यानी पंचपिंडिका बोला इनका इनके रूप में स्पष्ट किया है। इसी के साथ ही आधुनिक मत के अनुसार इसमें सभी इंद्रियों व अंगों की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है। आधुनिक मत के अनुसार लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm, भार रहता है 150 ग्राम, यानी इससे 4 गुना है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। भार 150 ग्राम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है कि तृतीय मास में सिर व वक्ष से ग्रीवा है वो विभक्त हो जाती है। यानी कि सिर व वक्ष से ग्रीवा विभक्त, यानी गर्दन है वो सिर से विभक्त हो जाती है। साथ ही अंगुलियों पे नाखूनों की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो नाखून रहते हैं इनकी अंगुलियों पे उत्पत्ति होती है। एंड लिंग का निर्धारण पूर्ण हो जाता है। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया कि पुंसवन संस्कार विधि है वो 2nd मास में करनी चाहिए, क्योंकि 3rd मास में जो गर्भ रहता है उसमें लिंग की निर्धारण है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि 3rd मास में लिंग निर्धारण पूर्ण होना, अंगुलियों पे नाखूनों की उत्पत्ति होना, साथ ही सिर व वक्ष से ग्रीवा का विभाजन होना, सभी इंद्रिय व अंगों की अवयवों की उत्पत्ति होना एंड पंचपिंडिका स्वरूप, यानी 2 हाथ 2 पैर एंड 1 सिर के रूप में इसमें स्पष्ट किया है। इसी को ही आचार्य सुश्रुत ने श्लोक के द्वारा भी बताया है। एंड लंबाई एंड भार आप लिख सकते हैं। तो ये था तृतीय मास में गर्भ का स्वरूप। अब हम जानेंगे चतुर्थ मास में गर्भ का स्वरूप, यानी कि चौथे मास में गर्भ धारण के बाद जो गर्भ का स्वरूप है, आकृति है, वो कैसी रहती है, किस चीज अंग का इसमें विकास होता है, ये हम जानेंगे। तो चतुर्थ मास को बोला है द 2 हर्ट्स, यानी 2 हरदिनी। तो पहले हम जानते हैं चतुर्थ मास में गर्भ में हृदय का व्यक्त हो जाता है और चेतना की उत्पत्ति होती है। यानी कि गर्भ रहता है उसमें शिशु का भी या गर्भ का भी हृदय व्यक्त हो जाता है। गर्भिणी माता को 2 हरदिनी यानी 2 हृदय वाली खा है, एक गर्भिणी का खुद का और एक शिशु का हृदय। गर्भस्थ शिशु है वो अपनी इच्छाओं को माता के माध्यम से प्रकट करता है। यानी कि इस स्थिति में जो शिशु है वो अपनी इच्छाओं को माता के माध्यम से प्रकट करता है, क्योंकि हृदय की उत्पत्ति होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार माता की इन इच्छाओं की पूर्ति हमें करनी चाहिए। एंड
आपूर्ति करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि आहार है वो पोषणदायक है या वर्जित है, तो उनका ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज गर्भ में विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो इच्छाओं को जो प्रकट करती है उनका ध्यान रखना चाहिए, पोषणता के आधार पर उनको पूर्ण करनी चाहिए। तो ये है चतुर्थ मास। अब हम चतुर्थ मास के जो लक्षण दिए हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। चतुर्थ मास में जो गर्भावस्था में जो चतुर्थ मास रहता है, इसमें जो अंगों की जो वृद्धि है वो तीसरे मास की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही अंग होते हैं ये अधिक स्पष्ट होते हैं। इससे गर्भ में स्थिरता आ जाती है, यानी कि उसके बाद में गर्भपात एंड ये कम होने के चांस रहते हैं, यानी कि गर्भ में स्थिरता आ जाती है। आचार्य चरक ने बताया कि चतुर्थे मासी स्थिरत्व मापदते गर्भ है, यानी कि चरक के अनुसार स्थिरता आना बताया गया है स्वरूप में। इसी के साथ ही आधुनिक दृष्टि से इसमें बताया है कि चतुर्थ मास में गर्भ की जो लंबाई रहती है वो 22 सेंटीमीटर यानी 220 mm, भार रहता है वो 240 ग्राम। एंड जो स्वरूप बताया है इसमें बताया है कि चतुर्थ मास में गर्भ है वो पूर्ण रूप से गर्भाशय की भित्तियों से लग जाता है, यानी कि इसमें जो गर्भाशय भित्ति है उनसे गर्भ चिपक जाता है, जिससे गर्भस्राव या गर्भपात होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भ शरीर में हृदय व्यक्त हो जाता है, जिससे चेतना की उत्पत्ति होती है। चेतना को हृदय का स्थान माना है, इसीलिए ही गर्भिणी को दो अर्धिनी कहते हैं। इसके साथ ही चतुर्थ मास में चेहरे की आकृति का स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यानी गर्भ की जो चेहरे की आकृति होती है, यानी सर्वांग प्रत्यंग विभाग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। सिर व त्वचा पे बालों की उत्पत्ति होती है, यानी इसमें आप लिख सकते हैं कि सिर व त्वचा पर बालों की उत्पत्ति होना, गर्भ में स्पंदन होना, यानी स्पंदन सुनाई देता है, जिसे हम स्टेथोस्कोप यानी श्रवण यंत्र से स्पष्ट सुन सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंदन स्पष्ट रूप से हम फोर्थ मास में सुन सकते हैं। त्वचा पे बाल आ जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं चतुर्थ मास के लिए, आप लिख सकते हैं। तो चतुर्थ मास इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दो हरदिनी, चेतना की उत्पत्ति, गर्भाशय भित्ति से लगने से गर्भ की स्थिरता, साथ ही हृदय स्पंदन, सिर व त्वचा पे बालों की उत्पत्ति एंड लंबाई 220 mm एंड भार रहता है वो 240 ग्राम रहता है। तो ये चतुर्थ मास में गर्भ का स्वरूप। अभी हम जानेंगे पंचम मास में गर्भ का स्वरूप। तो पंचम मास में गर्भ का जो स्वरूप है इसके अंतर्गत बताया है कि इस मास में जो गर्भ है उसकी वृद्धि ज़्यादा होती है, यानी कि मांस और शोणित की अधिक वृद्धि होती है। इसमें भार है वो 240 से सीधा डायरेक्ट 480 ग्राम हो जाता है। बच्चे की लंबाई रहती है, यानी गर्भ की जो लंबाई रहती है वो भी 30 सेंटीमीटर। इसी के साथ ही जब चतुर्थ मास में ओज की उत्पत्ति होती है, यानी कि हृदय की उत्पत्ति होती है, उसकी वजह से पंचम मास में सजीवता का लक्षण दृष्टिगोचर होता है, यानी कि मन के जागृत होने से सजीवता का जो लक्षण है ये गर्भ में अधिक व्यक्त होता है। मांस व रक्त की वृद्धि से गर्भ है उसकी वृद्धि उत्तरोत्तर होती है। आचार्य चरक ने बताया है पंचमे मासी गर्भस्य मास शोणितोपचे बहुते अधिकम अन्य भ्यो मासे भे, यानी मास व शोणित है उसमें वृद्धि होती है पंचम मास में। इसी के साथ ही ये आचार्य चरक ने बताया है
आचार्य सुश्रुत ने बताया है, पंचमे मन है प्रतिबुद्धितरम भवती, यानी कि गर्भ में मन के जागृत होने से सजीवता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। सजीवता वाला ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार। मास शोणित की वृद्धि आचार्य चरक के अनुसार, जो दोनों श्लोकों के अनुसार बताई गई है। भार एंड लंबाई हमने बता दी। इसी के साथ ही सवर्ण इंद्रिय तथा त्वचा की संज्ञा व नाड़ियां अधिक व्यक्त होती हैं, यानी कि इस समय में जो संज्ञा व है नाड़ियां हैं, ये सजीवता के लक्षण की वजह से नाड़ियां व्यक्त होती हैं। साथ ही यकृत है उसका व्यक्त होना है, यानी कि लीवर है ये भी व्यक्त होती है। तो ये गर्भ के पंचम मास का जो स्वरूप दिया हुआ है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे गर्भ के षष्ठ मास का जो स्वरूप है। तो गर्भावस्था में जो षष्ठम मास में, इसमें भी मास की अपेक्षा, यानी कि पंचम जो मास रहता है इसमें मास की वृद्धि होती है, रक्त की वृद्धि होती है। लेकिन छठे मास में बल, वर्ण, ओज की वृद्धि होती है, यानी कि इसमें बल है, वर्ण है, ओज की विशेष वृद्धि होती है। ये आचार्य चरक ने बताया है कि षष्ठे मासी गर्भस्य बल वर्णोपच्यो बहुते अधिकमन्य भयो मासे भय है, यानी ये सेम श्लोक पंचम मास वाला ही षष्ठम मास में है। इसके साथ इसमें बल वर्ण उपचय जोड़ा हुआ है, तो इसमें बल वर्ण ओज की विशेष वृद्धि होती है। ओज की वृद्धि के कारण बुद्धि का विकास होता है, यानी छठा मास है, इस मास में गर्भ में बुद्धि व्यक्त होती है। यही आचार्य सुश्रुत ने बताया कि षष्ठे बुद्धि है। और पंच में बताया है कि पंचमे मन है प्रतिबुद्धितरम, यानी मन के जागृत होने से सजीवता। तो पंचम मास में मन रहता है, किसका जागृत होता है? छठे मास में बुद्धि का विकास होता है। यह आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आचार्य चरक के अनुसार बल वर्ण ओज की अधिक वृद्धि। अब जो आधुनिक मत के अनुसार लंबाई रहती है वो 33 सेंटीमीटर एंड जो भार रहता है वो 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg भार हो जाता है सिस्टम छठे मास में। इसके साथ ही कर्मेंद्रिया व ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपना कार्य करने लग जाती हैं। माता के उदर पे यदि हम हाथ रखते हैं तो हमें गर्भ का जो स्पंदन है, यानी शिशु स्पंदन है, ये स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। तो ये षष्ठम मास में आप लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे सप्तम मास में गर्भ का स्वरूप। तो अभी तक हमने जो 6 महीने हैं उनको एक एक करके हमने गर्भ का स्वरूप जाना। षष्ठम मास से लेके सप्तम मास से लेके जो नवम मास है, इसको तृतीय त्रैमासिक विकास के अंतर्गत रखा है। सप्तम मास में सभी अंग प्रत्यंगों का विभाजन स्पष्ट रूप से होता है, यानी कि सर्व अंग प्रत्यंग है ये पूर्ण विकसित एंड विभाजन होता है इनका। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। यानी सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग परव्यक्त तरह है। इसी प्रकार से आचार्य चरक ने बताया है कि सभी अंगों का पूर्ण रूप से निर्माण होने से वो पुष्ट रहते हैं तथा जीवन की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से वो संपादित करते हैं। यानी कि सभी अंगों का विभाजन होने से, पूर्ण विकास होने से सप्तमे मासी गर्भः सर्वे भावे वैराप्यापयेत, यानी कि सभी क्रियाएं सुचारू रूप से करते हैं। ये आचार्य चरक ने बताया है। इसी के साथ ही आधुनिक मत के अनुसार 7वें मास में लंबाई गर्भ की 40 सेंटीमीटर, भार 1.5 kg गर्भाशय है। ये गर्भ है, ये गर्भाशय के बाहर भी जीवित रहने की क्षमता रखता है इस मास में। यानी कि इस मास में गर्भ के सभी अंग प्रत्यंगों का विकास इतना हो जाता है कि वह गर्भाशय के बाहर आकर भी जीवित रह सकता है।
उसमें जीवित रहने की आवश्यक क्षमता आ जाती है। यदि किसी कारण से अकाल जन्म या समय से पूर्व भी जन्म हो जाए, यानी 7 मास बोलते हैं हमारे, तो उसमें भी यदि जन्म हो जाता है तो शिशु है वो जीवित रह सकता है। तो 7वें महीने में भी अकाल प्रसव हो सकता है, जिसको अकाल प्रसव बोला है। तो ये था 7वां मास। 7वां मास में सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, 1.5 किलो वजन रहता है। अभी जानेंगे अष्टम मास में गर्भ का स्वरूप। अष्टम मास में जो गर्भ का स्वरूप दिया हुआ है, इसमें बताया है कि गर्भ अवस्था के 8वें महीने में ओज है वो अस्थिर रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। इसमें ओज है वो अस्थिर हो जाता है, वह कभी माता के शरीर में जाता है, कभी गर्भ के शरीर में जाता है। तो इसी के बारे में दिया हुआ है अष्टम मास के बारे में, यानी कि ओजस का दोलन होता है 8वें महीने में। चौथे महीने में हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, 2 हृदय। अष्टम मास में ओजस का दोलन होना, यानी इनस्टेबिलिटी ऑफ ओजस। ओज माता और गर्भ के बीच में निरंतर विस्तार बदलता रहता है। यदि प्रसव हुआ, यदि माता के ओज में गर्भ रहता है, उस टाइम में यदि प्रसव होता है तो शिशु है उसकी मृत्यु संभव है। माता के गर्भ में ओज रहने से माता प्रसन्न रहती है। गर्भ मलान यानी गर्भ है वो कमज़ोर रहता है। परिणाम होता है कि शिशु की मृत्यु संभव होती है इसमें। एंड यदि गर्भ में ओज रहता है तो गर्भ प्रसन्न रहता है, माता है वो कमज़ोर रहती है। इसका परिणाम ये हुआ कि यदि प्रसव होता है गर्भ में ओज के समय तो शिशु जीवित रहता है, माता को कष्ट रहता है। आचार्य सुश्रुत ने इसे ही बताया है कि अष्ट में अस्थिर भव तयोज है, अतः इस मास में जन्म है वो संदिग्ध रहता है। तो 8वें मास में जो जन्म बताया है ये संदिग्ध बताया है, इसको अप्रशस्त माना है। आयुर्वेद में आचार्यों ने 8वें मास में होने वाले प्रसव को अप्रशस्त माना है। इस समय पैदा हुआ बच्चा है वो जिंदा भी रह सकता है या मर भी सकता है, जीवन को संदिग्ध माना है, साथ ही अप्रशस्त माना है। इस मास में जन्म के लिए शिशु की जीवनी शक्ति है वो कम होती है, यानी कि जीवनी शक्ति है वो भी कम होती है। और यदि जीवनी शक्ति कम होने से, यानी जीवनी शक्ति है वो संक्रमण को रोकती है, जीवाणुओं के संक्रमण है उनको वो रोकती है। तो जीवनी शक्ति कम होने से शिशुओं में संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये अष्टमास आप ओजस का दोलन दिखा सकते हैं, ओजस की अस्थिरता। साथ ही अष्टमास के जो बाकी के जो स्वरूप दिए हुए हैं उनमें बताया कि इस मास में जन्म है वो अप्रशस्त माना गया है। लंबाई जो रहती है वो 41 सेंटीमीटर अष्टमास में बताई है। भार है वो 1.6 kg। जन्म लेने पर शिशु की जीवनी शक्ति कम होने से संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। ये आप सब इसमें लिख सकते हैं। अभी हम जानेंगे नवम मास, यानी कि जो 9वां महीना है उसमें ये सामान्य प्रसव काल रहता है। आचार्यों ने 9 से 12वें महीने तक को का जो प्रसव रहता है उसको प्रसव काल माना है। इसके बाद में जो होने वाला उसको विकारी प्रसव माना है, यानी कि 12वें महीने के बाद में जो प्रसव होता है उसको विकारी बताया है। इस समय में जो गर्भ की पूर्ण लंबाई रहती है वो 50 सेंटीमीटर रहती है। भार रहता है वो 3 से 3.5 किलो तक हेल्थी बेबी रहता है। प्रसव काल सामान्यतः 280 दिन का या 40 वीक का बताया है। तो ये सामान्य प्रसव काल का समय दिया हुआ है। तो ये हमने अभी तक कंप्लीट रूप से
गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि है उसके बारे में जानना। 9वें महीने में इसको पूर्णकालिक शिशु बोलते हैं, यानी शिशु की जो आकर है वो पूर्णकालिक हो जाता है। इसी के साथ ही अलग अलग मंथ में हमने अलग अलग स्वरूप बताए, उनकी लंबाई, भार बताया, एंड कौन कौन से अंगों का डेवलपमेंट होता है, कौन सी जो ओज है, मन है, बुद्धि है, उनका क्रमशः कैसे कैसे डेवलपमेंट बच्चे में होता है। सेकेंड मास तक रहता है, ये पुंसवन क्रम के लिए अच्छा रहता है। थर्ड मास रहता है, इसमें लिंग का निर्धारण हो जाता है। चतुर्थ मास में 2 हृदय होते हैं की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह सब हमने 8वें महीने में ओज अस्थिर रहता है, जिसको संदिग्ध या अप्रशस्त प्रसव माना है। 7वें मास में अकाल प्रसव रहता है, यानी कि इसमें गर्भाशय के बाहर भी शिशु है वो जीवित रह सकता है, जीवित रहने की संभावनाएं अच्छी रहती हैं। तो ये हमने कंप्लीट रूप से गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि या मंथली डेवलपमेंट ऑफ द फेटस अध्ययन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।